ध्वनि के गुण। ध्वनि के गुण को सामान्यतः हम 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मात्रा, बलाघात, विराम और सुर। मात्रा, बलाघात, विराम और सुर। मात्रा किसी भी अक्षर या स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में जितना समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। जैसे अ आ इ ई उ ऊ कहने का मतलब ह्रस्व उ से दीर्घ उ में दुगुना समय लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक मात्रिक और दीर्घ को द्विमात्रिक के रूप में जाना जाता है। प्लुत जब किसी दूर खड़े व्यक्ति को हम पुकारते हैं, बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं, तो उस व्यक्ति का जो अंतिम स्वर होता है, यानी जो नाम है उसका अंतिम जो स्वर होता है उस स्वर की क्या होती है? प्लुत संज्ञा होती है। जैसे श्यामा, राधा, तो यहाँ श्यामा का माँ का जो आ है, राधा का जो आ है, अंतिम स्वर है, उसको क्या कहा जाता है? प्लुत कहा जाता है। प्लुत है वो त्रिमात्रिक के रूप में जाना जाता है, अर्थात उस पर हिंदी का क्या लगता है? 3 लगता है, और जिस अंतिम स्वर पर हिंदी का 3 लगता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? प्लुत संज्ञा होती है। ठीक, परिचर्चा करते हैं। बलाघात। बलाघात किसी शब्द की उच्चारण में जब दूसरे अक्षर पर बल अधिक लगता है, यानी किसी शब्द का हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय उस शब्द में विद्यमान जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों में किसी एक अक्षर पर बल जब अधिक पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? बलाघात कहा जाता है। भोलानाथ तिवारी ने बलाघात के 4 भेद माने। कितने भेद माने? 4 भेद माने। ध्वनि, अक्षर, शब्द और वाक्य। वर्तमान में ध्वनि और अक्षर को स्वर बलाघात के रूप में जाना जाता है कि ध्वनि और अक्षर है वो स्वर बलाघात है, अर्थात किसी शब्द का उच्चारण जब करते हैं तो उसमें जो कोई भी एक स्वर है उस स्वर पर जब बल का आघात अधिक लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्वर बलाघात। काम, राम, नाम, यहाँ का, रा, ना, इनका जो आ स्वर है, आ स्वर पर बल अधिक पड़ने के कारण यहाँ स्वर बलाघात हो गया। और जो मैं है, मैं का जो ए स्वर है वो क्या हो गया? गौण हो गया। और उच्चारण करते समय जो अन्य स्वर हैं, अन्य वर्णों की ध्वनियां हैं, वो गौण हो जाती है। किसी एक स्वर पर बल का जब आघात अधिक पड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्वर बलाघात कहा जाता है। शब्द बलाघात जब हम किसी वाक्य को अभिव्यक्त करते हैं, बोलते हैं, तो सामान्य प्रक्रिया में जैसे हम कहें अनिरुद्ध खाना खा रहा है, तो यहाँ किसी भी शब्द पर बल का आघात नहीं पड़ा। लेकिन जब किसी ने पूछा कि अनिरुद्ध क्या कर रहा है, तब उत्तर दिया गया अनिरुद्ध खाना खा रहा है। अनिरुद्ध खाना खा रहा है, तो अनिरुद्ध पर जो शब्द है उस पर जब आघात अधिक पड़ा बल का तो उसे क्या कहा गया है? शब्द बलाघात कहा गया है। वाक्य बलाघात उसे कहा जाता है कि जब अनेक वाक्य होते हैं, उन अनेक वाक्यों में किसी एक वाक्य पर, अनेक वाक्यों में किसी एक वाक्य का उच्चारण करते समय जब उसको भावावेश के कारण अन्य वाक्यों से भिन्न बोला जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? वाक्य बलाघात कहा जाता है। जैसे हिमांशु, पिताजी मैं दोस्तों के साथ खेलने जाऊं। पिताजी नहीं, तुम पढ़ाई करो। हिमांशु नहीं, मैं जाऊं। पिताजी तुम मेरा कहना नहीं मानते, मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। यहाँ जो ये पिता की जी के द्वारा अंतिम जो कथन कहा गया है वो किस रूप में जाना गया है? वाक्य बलाघात के रूप में। तो कहने का मतलब स्वर बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। बलाघात को मुख्य रूप से हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर है विराम। विराम उच्चारण करते समय रुकने की जो प्रक्रिया होती है
किसी वाक्य का जब हम उच्चारण करते हैं और उस वाक्य का उच्चारण करते समय जो जो रुकने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, विराम। वैसे विराम चिन्ह बहुत सारे हैं। रुकने की प्रक्रिया अनेक रूपों में जानी जाती है। संबोधन स्वरूप होता है, प्रश्नवाचक के रूप में, अलग विराम के रूप में, अर्ध विराम के रूप में, पूर्ण विराम के रूप में। लेकिन यहाँ हम अल्प, अर्ध और पूर्ण विराम को पढ़ते हैं। अल्प विराम किसे कहते हैं कि जब हम किसी वाक्य का उच्चारण कर रहे हैं और वाक्य का उच्चारण करते समय हम बहुत कम ठहराव होता है, उच्चारण करते समय रुकने की प्रक्रिया है वो बहुत कम होती है, अल्प मात्रा में होती है, उसे अल्प विराम कहा जाता है। और जब उच्चारण करने की प्रक्रिया अल्प विराम से थोड़ी अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ी कम होती है उसे क्या कहा जाता है, अर्ध विराम कहा जाता है। अर्ध विराम में वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम। अर्ध विराम का प्रयोग है, वाक्य है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। पूर्ण विराम जब वाक्य है उसकी पूर्णता का जब बोध होता है, वाक्य है उसकी पूर्णता का जब बोध होता है तो उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण विराम कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप हम जान सकते हैं, जैसे अनुराग जरा यहाँ आना, तो यहाँ अनुराग के बाद में जो विराम हुआ वो बहुत कम हुआ है। अनुराग जरा यहाँ आना, तो ये वाक्य किस रूप में प्रयुक्त हुआ, अल्प विराम के रूप में। वैभव अच्छा लड़का है क्योंकि उसकी संगत अच्छी है। वैभव अच्छा लड़का है क्योंकि उसकी संगत अच्छी है। तो यहाँ इस कथन के बाद में जो विराम हुआ वो अल्प विराम, पूर्ण अर्ध विराम के रूप में हुआ। जब अर्ध विराम को हमने पढ़ा कि अल्प विराम से जहां अधिक समय लगता है, पूर्ण विराम से जहां कम समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है, अर्ध विराम कहा जाता है। सारिका हिंदी पढ़ती है, सारिका क्या करती है, हिंदी पढ़ती है। तो यहाँ अंत में जो विराम चिन्ह लगा है, जो विराम चिन्ह वाक्य की पूर्णता का बोध करा रहा है, किसका बोध करा रहा है, वाक्य की पूर्णता का बोध करा रहा है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, पूर्ण विराम कहा गया है। तो उच्चारण करते समय रुकने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विराम कहा जाता है। फिर है सुर। उच्चारण करते समय बाहों के उतार चढ़ाव, बाहों का जब उतार और चढ़ाव होता है उसको सुर कहा जाता है। गति, यति, लय, इन सभी को किस रूप में जानते हैं, सुर के रूप में जानते हैं। गायन की प्रक्रिया में सुरों का विधान 7 रूप में माना गया है। जब हम, चाहे वो भक्ति गायन हो, चाहे वो देशभक्ति गायन हो, चाहे अन्य कोई गायन हो, गायन की प्रक्रिया में सुरों का विधान 7 रूपों में माना गया है। सा रे गा मा प ध नि सा, सा रे गा मा प ध नि सा। इस प्रकार गायन की प्रक्रिया में 7 सुर माने गए। तो आज हमने पढ़ा ध्वनि के गुण। ध्वनि के गुणों को मात्रा, बलाघात, विराम और सुर के रूप में जाना गया है। अगला बिंदु लेकर के आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद।